अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज दिवाली से करते हैं। इस बार भी दिवाली बिना पटाखों के होगी। ये आपके लिए खबर अच्छी है या फिर नहीं, ये आप तय कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सेहत के लिए तो ये लाजवाब खबर है। असल में हर साल ठंड के आते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इस प्रदूषण के पीछे पराली, गाड़ियों का धुआं, कोयले से चलने वाली बिजली घर और दिवाली पर चलने वाले पटाखे सबसे अहम कारण होते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अभी से प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस साल भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन होगा। और इस बात की जानकारी खुद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके दी है। गोपाल राय के मुताबिक इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी, जो 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। सर्दियां भी दूर हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार अभी से सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान बनाने में जुट गई है। और गुड न्यूज ये है कि 15 बिंदुओं वाले इस एक्शन प्लान पर जल्दी ही अमल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल सरकार ने इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि दिल्ली वालों की सांसों में जहर को घुलने से रोका जा सके। दिल्ली में जल्द ही विंटर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। क्या है ये विंटर एक्शन प्लान? इसके लिए दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में आने वाले तमाम 30 अलग अलग विभागों के साथ एक अहम बैठक की है। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, पर्यावरण विभाग, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वो तमाम एजेंसियां जिनकी जिम्मेदारी है प्रदूषण को कंट्रोल करने की, उसकी जांच करने की, इन सभी लोगों के साथ दिल्ली सरकार ने एक बैठक की। इस बैठक के दौरान 15 पॉइंट एजेंडा तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। साथ ही पटाखे जलाने और होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने पटाखे नहीं, दिए जलाओ अभियान भी शुरू किया था। मगर पड़ोसी राज्यों में हुई आतिशबाजी और पराली जलाने की घटनाओं की वजह से दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई। या यूं कहें कि राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई थी। इसीलिए केजरीवाल सरकार इस बार अभी से प्रदूषण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दीपावली के वक्त लोग चोरी छुपे पटाखे बेचते हुए नजर आते हैं, अब इन पर लगाम लगाई जाएगी। दरअसल सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि ऑनलाइन पटाखों की जो बिक्री या डिलीवरी होती है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 1 जनवरी 2023 तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। पटाखों पर बैन के आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाएगी, ताकि चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। पटाखे जलाने को लेकर के दिल्ली पुलिस और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इसको लेकर के टास्क दिया गया है। पटाखों के अलावा पराली, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कोयले से चलने वाली बिजली घर, ईंट भट्टे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उड़ने वाली धूल और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में दिल्ली सरकार जो 15 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान तैयार कर रही है, उसमें इनके रोकथाम को लेकर भी सरकार ने खास जोर दिया है। 15 सितंबर तक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट्स के जो एक्शन प्लान सजेशंस जो आएंगे उनको कंपाइल करके फिर वो सरकार को अपना एक्शन प्लान जो है वो सबमिट करेगा। जिस एक्शन प्लान पे मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन करके और सरकार अपना एक्शन प्लान घोषित करेगी। सर्दियों को शुरू होने में हालांकि अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन ठंड के दौरान वायु प्रदूषण के संभावित खतरे को देखते हुए आगामी 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू होने जा रहा है। केजरीवाल सरकार की ये कवायद ये बताती है कि इस बार सरकार वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में पटाखों पर बैन की वजह से दिवाली की धूम इस बार भी गायब हो जाएगी। शहर के वो बाजार जो कभी पटाखों फुलझड़ियों की दुकानों से गुलजार हुआ करते थे, अब वहां इक्का दुक्का दुकानें ही लगी हैं और उन पर भी छिटपुट पटाखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में पटाखा कारोबारी भी व्यापार के लिए अब दूसरे विकल्प तलाशने लगे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। ऐसी एक पटाखा कारोबारी से बात की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से कह दिया है कि वो किसी भी तरह के पटाखों को नहीं बिकने देंगे दिल्ली में, ना ही उनका उत्पादन होने देंगे, ना ही उनको किसी को स्टोर करने देंगे। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर इस महीने में यानी कि दिवाली के आसपास के महीने में रौनक हुआ करती थी, लेकिन आजकल यहां बिल्कुल सन्नाटा है। इस डिसीजन से दिल्ली सरकार के कितना फर्क पड़ रहा है, हमारे साथ कुछ पटाखा विक्रेता हैं। सर, फिर से एक बार सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने, कि वो किसी भी तरह के पटाखे को बिकने नहीं देंगे। क्या रिएक्शन है आप लोग? ये तो हर साल की कहानी है, पिछले 5 साल से ही हो रहा है, तो क्या रिएक्शन देंगे? कोई नई चीज नहीं करी है उन्होंने, हम तो यूज टू हो चुके हैं इस चीज पे। कुछ नुकसान आपको होगा या नुकसान पहले से ही बहुत हो चुका है? पहले से ही जी इस नुकसान के आदी हैं, तो हम अब उस हिसाब से काम करते हैं। हम दिवाली के भरोसे नहीं बैठते, हमें पता था ये हर साल करेंगे, तो कर दिया तो ठीक है, अब कल से दुकान नहीं खोलेंगे। अब पहले जो लोग पटाखे बेचते थे, अब वो किस हाल में है, क्या कर रहे हैं वो लोग अब? सर, सबने नए बिजनेस अपने दूसरे चालू कर दिए, हम भी कल से कोई दूसरी आइटम लगा के बैठ जाएंगे यहाँ। पटाखों के अलावा बहुत चीजें जो बिकती हैं। पटाखा विक्रेता हैं, निराश है इस बात से। और यही कह रहे हैं कि हर साल यही होता है कि पटाखों पर बैन कर दिया जाता है। जितना नुकसान होना था वो नुकसान वो पहले ही झेल चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने ही पटाखा विक्रेता थे, अब वो लगातार पिछले कुछ सालों से दूसरा बिजनेस अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश अभी भी लगातार जारी है। ये जो भाई साहब हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार हर साल यही करती है और वो अगले साल से या फिर जल्द ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। कैमरामैन सुजॉय के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। ठंड और दिवाली अभी दूर है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। इन इलाकों में दिल्ली का ITO इलाका भी शामिल है, जहां पर AQI का स्तर क्या है, ये मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने जानने की कोशिश की। इस वक्त हम दिल्ली के ITO पर मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जो महीना है, ये महीना मौसम के लिहाज से अनुकूल माना जाता है, प्रदूषण के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त बारिश का महीना बस खत्म हुआ होता है, तो जो AQI है वो ठीक ठाक होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि बारिश में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाता है। उसके बावजूद इस वक्त जो AQI ITO जहां हम मौजूद हैं, उसका अगर मैं आपको AQI दिखाऊं, यानी कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता क्या है, तो वो फिलहाल यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो 235 के आसपास है। ये देखिए, ITO दिल्ली 237 है, ये इसका AQI। ये CPCB की ये ऐप है समीर, और इसके जरिए बता रहा हूँ कि अभी भी जब बाकी दिल्ली में मौसम ठीक ठाक है, अधिकतर इलाके या तो येलो जोन में है या ग्रीन जोन में है, उस वक्त भी ITO ऑरेंज जोन में है, ऑरेंज अलर्ट पर आपको दिखाई पड़ रहा है। दिवाली और सर्दियों के आने में करीब करीब 2 महीने का वक्त रहता है, लेकिन सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली को गर्मी से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये वो वक्त होगा जब करीब 2 करोड़ की आबादी को अभी की तुलना में ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से दिल्ली का हाल यही रहा है और हकीकत भी रही है। दिल्ली सरकार इसी हकीकत को बदलने में जुटी है। सर्दियों में दिल्ली की आबोहवा और न बिगड़े, इसीलिए पिछले कुछ सालों से दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। इस साल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की भी व्यवस्था होगी, जो कि इस बार अक्टूबर 15 के बजाय 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। दिल्ली NCR की आबोहवा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रैप की व्यवस्था की थी और इसके तहत हवा की गुणवत्ता को औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बांटा गया था। ग्रैप की व्यवस्था हर साल 15 अक्टूबर से लागू हो जाती है। पहले EPCA यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करती थी। अब ये जिम्मेदारी CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की है। ये आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की निगरानी करता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इस बार
ग्रैब को नए तरीके से लागू करने जा रहा है। जिस तरह से मौसम का अनुमान पहले से ही लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से वायु गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है और उसी आधार पर एयर क्वालिटी एक खास सूत्र पर पहुंचने पर 3 दिन पहले से ही ग्रैब के तहत पाबंदियां लग जाएंगी। जबकि अभी तक बंदिशें तब अस्तित्व में आती थी जब हवा में मौजूद कण एक खास सूत्र तक पहुंच जाते थे। सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रैब के तहत लगने वाली बंदिशों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वक्त आ गया है कि हम भी समझें कि ग्रैब को किस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एयर क्वालिटी बिगड़ेगी, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाएगा तो वायु गुणवत्ता के लिहाज से इसे खराब माना जाएगा। ऐसे में बड़े निर्माण स्थलों पर रोक लगा दी जाएगी, धूल उड़ने की निगरानी की जाएगी। वहीं 301 से 401 के एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचने पर हालात को बेहद खराब माना जाएगा। सड़कों पर मशीन से मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर दिया जाएगा। होटल और ढाबों में तंदूरों में कोयले या फिर लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। डीजल जनरेटर्स के उपयोग पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। AQI अगर 401 से 450 के बीच पहुंच जाएगा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं और इसको गंभीर करार ही दिया जाएगा। निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली NCR में जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के काम पर भी रोक लग जाएगी। जबकि 450 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होने पर ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगेगी। CNG और बिजली से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली की सड़कों पर निकलने की मंजूरी मिलेगी, यानी कि इन 2 ईंधनों से चलने वाले वाहन ही सड़कों पर नजर आएंगे। दिवाली से पहले और उसके बाद ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली के करीब 3 दर्जन महकमे तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण की समस्या ना हो। ऐसे तो सामान्य दिनों में भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत अधिक अच्छी नहीं रहती है। डीजल गाड़ियों और हमेशा ही चलने वाले निर्माण के काम से होने वाले प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल हमेशा ही खराब रहता है। लेकिन जब सर्दियों का सीजन आता है तो हाल और ज्यादा बुरा हो जाता है। आलम तो ये हो जाता है कि हर साल दिवाली के समय से ही खासकर नवंबर से लेकर फरवरी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब, बेहद खराब या फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रैब सिस्टम के साथ प्रदूषण कंट्रोल हो सकेगा। यानी पटाखे बैन करके दिल्ली की सेहत को ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका दिल्ली वाले कितना पालन करेंगे ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि बैन तो पिछले साल भी लगा था लेकिन असर नजर नहीं आया। बहरहाल सरकारें नियम बनाती हैं ताकि उनका पालन हो और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी हो जाती है कि हम नियमों का पालन करें ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन पालन कितने लोग करते हैं? सीट बेल्ट न लगाने की वजह से कितने लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब परिवहन मंत्रालय ने नियमों में सख्ती करते हुए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम सिर्फ लोगों के लिए नहीं है बल्कि कार बनाने वाली कंपनियों के लिए भी है। आइए समझते हैं। Today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगी, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। नितिन गडकरी का ये बयान एक जरूरी मैसेज है और साथ ही सड़क हादसों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार का सख्त रुख भी दिखाई देता है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि देश में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए, जिनमें कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया गया। लेकिन राज्य सरकारों के ढिलमुल रवैये और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से अक्सर लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों का यही रवैया अक्सर उनकी मौत का कारण बन जाता है और यही वजह है कि केंद्र सरकार अब इस दिशा में सख्त कदम उठा रही है। Today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा।
So we are now. It's going to be, so one will be penalized if we don't do it in the car? How are you? 100%, there is a provision for driver and the driver near passenger. If you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. बीते रविवार को ही मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की मौत हो गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड से ओवरटेक लगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे बैठे सारस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, जिसके बाद देश में इसी बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई कि कार के पीछे की सीट पर बैठे लोगों का सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है। सारस मिस्त्री की कार हादसे में हुई मौत के बाद सरकार का रुख सख्त हुआ है। अब गाड़ी छोटी हो या बड़ी, पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगा और कंपनियों को पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाना होगा जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर बचता रहेगा। How much is the penalty? That is in the law. There are a lot of discretion. This is a subject in concurrent list. And there is a penalty from one amount to higher. It can be decided by the competent authority and the state government. And will it be applicable for all cars, even for small cars, or only? Yes, all cars. सीट बेल्ट को बेहद सुरक्षित माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो हादसे की स्थिति में वो व्यक्ति उछलकर बाहर भी गिर सकता है। इससे गंभीर चोटें आ सकती या फिर उसकी जान भी जा सकती है, जिसकी गवाही सड़क और परिवहन मंत्रालय के आंकड़े भी देते हैं। साल 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से देश में 15,146 लोगों की जान चली गई, यानी हर दिन औसतन 41 मौत। इनमें 7,810 मौत ड्राइवर की हुई थी, जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई, जबकि 39,102 लोग घायल भी हुए थे। इसीलिए सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि देश में हो रही इन मौतों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर सीट बेल्ट लगाने के नियम का सही तरीके से पालन किया जाए तो लोगों की जान बच सकती है। हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने ऑटो एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ से बात की और डेमो करके उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है, वो भी तब जब आप पिछली सीट पर बैठे हों। अक्सर हम और आप पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और मुझे तो याद आता है कि कोई भी पीछे की सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाता होगा। ये वो सीट बेल्ट है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए और पूरा डेमो करके हमें बताएंगे अनुराग कुलश्रेष्ठ मेरे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं और काफी दिनों से रोड सेफ्टी और दूसरे तमाम लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, अमूमन लोग नहीं लगाते, अब जरा ये बताइए कि लगाने पर सीट बेल्ट और न लगाने पर सीट बेल्ट क्या फर्क पड़ता है? एक छोटा सा मैं डेमो करके बताता हूँ कि सीट बेल्ट लगाने के बाद क्या होता है। जैसे ये मेरी सीट बेल्ट है साइड में, ये यहाँ से मैंने सीट बेल्ट निकाली ये, और यहाँ पर जो बक्कल है ये इसमें मैंने इंसर्ट कर दी है। वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सपोज करिए हमने लगा दिया। हाँ जी। यहाँ पे कुछ दिक्कत है? अब इस सीट बेल्ट का एक जो स्पेशल जो होता है एक फिनोमिना, वो ये होता है कि जब कोई एक्सीडेंट या एकदम ब्रेकिंग होती है तो ये सीट बेल्ट अगर झटके से तो ये इसी जगह पर रुक जाती है। जनरली मैं इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, आगे जो मेरी बॉडी है वो बॉडी मेरी आगे नहीं जाएगी और मेरा जो भी इम्पैक्ट होगा एनर्जी लेवल वो ग्राउंडेड हो जाएगा इस बेल्ट के थ्रू। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि अचानक सामने से ब्रेक लगे, मैं 80 या 70 या 100 की स्पीड पर मेरी गाड़ी मूव कर रही है। जब ये पेंडुलम की भांति जब अचानक ब्रेक लगा, अचानक जैसे ही ब्रेक लगता है मैं एकदम आगे की तरफ मूवमेंट होता है क्योंकि गाड़ी स्टॉपिंग पोजीशन पे आ गई, लेकिन मेरा ये ऊपर का हिस्सा उसी गति से मूव करता है। तो मैं जो एकदम ब्रेक लगेंगे तो मैं जो एकदम स्टैटिक पोजीशन से एकदम मूवमेंट पोजीशन में मेरी बॉडी ऊपर की जाएगी। तो मेरा जो हेड है और इस जगह से ये मेरा मूवमेंट इस तरह से जाएगा और ये इस सीट में यूं टकराएगा, और जब इस सीट में टकराएगा तो मेरी ये वाला एरिया आगे की तरफ मूवमेंट में है, लेकिन जो सिर टकराने के बाद जो न्यूटन का एक थर्ड लॉ होता है कि
कि टकराने के बाद उसी गति से ये मेरा सर पीछे आएगा, लेकिन मेरी आधी बॉडी जो गर्दन से नीचे की है वो आगे जा रही है और ये सिर टकराने के बाद फिर वापस ही हो जा रहा है। तो जैसे गोपीनाथ मुंडे जी की मैं C1 C2 जो उनकी हड्डियां टूटी थी वो इसी वजह से हुई थी कि सर उनका टकराने के बाद पीछे आया और बॉडी आगे जा रही है। तो अगर 60 की स्पीड से बॉडी आगे जा रही है तो 60 की स्पीड से मेरा सर वापस आ रहा है, तो बॉडी आगे 60 की स्पीड से, सर पीछे की तरफ 60 की स्पीड से, तो टोटल इम्पैक्ट होता है 120 किलोमीटर का होता है पर आवर का। तो उससे वो गर्दन में उनके चोट लगी। सेम मिस्त्री जी के केस में हुआ कि अभी जैसे इस गाड़ी में देख रहे हैं आप, ये हेडरेस्ट आगे लगा हुआ है, तो हेडरेस्ट पे मेरी बॉडी पूरी जो है ना यहीं तक टकरा के यहीं पर रुकेगी और वही सेम केस होगा कि बॉडी पार्ट्स जो है मेरे आगे मूव करते हैं पेंडुलम की तरह, लेकिन सिर यहां से टकराने के बाद फिर वापस जाता है। आज एप्पल सीरीज का 14वां वर्जन लॉन्च हो रहा है, जिसमें आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 मिनी लॉन्च होंगे। और इसके साथ ही एप्पल की वॉच सीरीज को भी नए अपग्रेडेड फीचर्स के साथ लॉन्च करने की तैयारी है। वॉच सीरीज 8 को डिस्प्ले और बॉडी टेम्परेचर सेंसर के साथ साथ कई हेल्थ फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। आईफोन के नए अवतार का इंतजार अब बस चंद घंटों के बाद खत्म होने वाला है। जल्द ही आईफोन का इवेंट शुरू होगा और सामने होगा आईफोन सीरीज का नया मॉडल आईफोन 14। खबरों की माने तो आईफोन की 14 सीरीज में बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब तक जो आईफोन में नहीं देखा गया वो इस बार आईफोन की 14 सीरीज में नजर आएगा। इस साल के एप्पल इवेंट में आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 मिनी पेश हो सकते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 8 को बड़े डिस्प्ले और बॉडी टेम्परेचर सेंसर सहित ज्यादा फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। काफी सारे इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिलेंगे आईफोन 14 में। जो बड़ा यूनिक फीचर है वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी, जो कि इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं और आप किसी को डिस्ट्रेस में मैसेज भेज सकते हैं, जो नॉर्मली बड़ा रेयर था नॉर्मल फोन्स में, जो इस फोन में देखने को मिल सकता है। इसका जो लुक एंड फील है उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जो प्रोसेसर है वो 25% फास्टर है और उसकी जो जीपीयू है वो 5 कोर है, जो पहले 4 कोर थी। इसके अलावा जो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स हैं या जो फेस आईडी फीचर्स हैं या जो डिस्प्ले है वो OLED सुपर रेटिना डिस्प्ले है और ये सारी चीजें पहले आईफोन 13 में भी थी। तो उस तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली एक बेटर डिवाइस होगी। इस बार ये इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना काल के बाद एप्पल का ये पहला फिजिकल इवेंट होने वाला है। ये इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो के एप्पल पार्क में होगा। भारतीय समय के मुताबिक एप्पल इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा। इस इवेंट को कंपनी एप्पल की वेबसाइट और यूट्यूब दोनों पर ही लाइव स्ट्रीम करेगी। इस इवेंट का आकर्षण केंद्र एप्पल आईफोन 14 सीरीज रहेगी और साथ ही एप्पल एक सस्ता आईफोन भी इस बार इंट्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल्स में पिछली सीरीज की तुलना में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ खास बदलाव किए गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 14 का डिस्प्ले साइज 6.1 इंच का हो सकता है। इसके साथ ही A16 बायोनिक चिप के साथ आईफोन 14 को लॉन्च कर सकती है। वहीं इस बार कंपनी कैमरे में सुधार कर रही है। फ्रंट फेसिंग कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ 12 MP हो सकता है और साथ ही आईफोन 14 में वाईफाई 6E कनेक्टिविटी मिल सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल सकती है। और कलर की बात करें तो इस बार आईफोन 14 स्टारलाइट, मिडनाइट, ब्लू, पर्पल और रेड कलर में आ सकता है। हर बार की तरह इस बार भी आईफोन की नई सीरीज के दाम पहले से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ चिप की कम उपलब्धता और दूसरा नए फंक्शन का ताना बाना। कंपनी इस बार आईफोन में सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर भी जोड़ सकती है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी।
तो आप भी मोबाइल में आज रात 10:30 बजे का रिमाइंडर ऑन कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एप्पल की सोच और उसकी समझ उसके प्रोडक्ट को खास बनाती है। दुनिया में एप्पल के दीवानों की वैसे कोई कमी नहीं है और उसकी वजह एप्पल के फोन में मिलने वाले खास फीचर्स हैं जो कि आईफोन को और फोन से अलग बनाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आईफोन की डिमांड दुनिया भर में है उसके लिए एप्पल एक भी हार्डवेयर तैयार नहीं करती है, बल्कि वो 8 देशों की 23 कंपनियों से आईफोन के 34 पार्ट्स तैयार करवाती है। अमेरिका में आईफोन के 14 पार्ट्स तैयार होते हैं, चीन में आईफोन के 6 पार्ट्स तैयार होते हैं, ताइवान में आईफोन के 6 पार्ट्स तैयार कराए जाते हैं, साउथ कोरिया में आईफोन के 3 पार्ट्स तैयार होते हैं, जर्मनी में 2, नीदरलैंड, जापान और ब्रिटेन में एक पार्ट तैयार किया जाता है। अब पार्ट्स भले ही अलग अलग देशों में तैयार हो रहे हों, आईफोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर एप्पल का ही होता है। एप्पल आईफोन का डिजाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करती है। इस बार एप्पल क्या खास लेकर आने वाला है, इसका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। आईफोन 14 आईफोन 13 से कितना अलग होगा ये जल्दी ही पता चल जाएगा। आईफोन 13 से क्या खास फीचर्स के साथ एप्पल अपनी नई सीरीज लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको एप्पल के पिछले मॉडल के बारे में हम बताते हैं। जब साल 2021 में आईफोन ने 12 का सक्सेस आईफोन 13 लॉन्च किया था, तब कंपनी ने आईफोन 13 सीरीज में रियर कैमरा, लॉन्गर बैटरी लाइफ, A15 बायोनिक चिप को अपग्रेड किया था। ऐसे में जब हम बात आईफोन 14 की कर रहे हैं तो फिर संभव है कि एप्पल अपने आईफोन 14 में नए मॉडल्स में कई पॉपुलर ऑप्शंस भी शामिल करेगा। वैसे खबरों की माने तो कंपनी डिस्प्ले के साइज, 5G कनेक्टिविटी और वाइड कैमरा के स्पेसिफिकेशंस में बदलाव कर सकती है। आईफोन 14, आईफोन 13 में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, उसके मुकाबले ये हम एक्सपर्ट से जानते हैं। आज 10:30 बजे से एप्पल का फार आउट इवेंट होगा। फार आउट इस इवेंट का नाम है और हर बार एप्पल अपने इवेंट के इनविटेशन में कुछ ईस्टर एग छोड़ता है। ईस्टर एग यानी कि कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आईफोन में क्या होगा। तो इस बार का जो एप्पल इनवाइट है उसे देख करके लगता है कि शायद इस बार सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के फीचर्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले बता दूं कि आईफोन 14 सीरीज जो होंगे वो आईफोन 13 से कितने अलग होंगे, या आईफोन 12 से कितने अलग होंगे, या फिर आईफोन 11 से कितने अलग होंगे। तो हमारे पास आईफोन 14 है, आईफोन 14 नहीं है बट आईफोन 14 जैसा ही दिखने वाला प्रोडक्ट है जो कि आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो। तो आप यहां जैसा कि देख सकते हैं तो आईफोन 14 भी लॉन्च होगा तो देखने में इससे कुछ खास अलग नहीं होगा। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लॉन्च से पहले कई सारे लीक्स आ चुके हैं और जिस लीक्स की हम बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि फेक इमेजेस होते हैं, बट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और डिजाइन इसी तरीके का होगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप क्रॉस चेक कर लेंगे जब लॉन्च होगा तो आप देख लीजिए कैमरे की जो प्लेसमेंट होगी वो इस बार भी आईफोन 14 के साथ भी इसी तरीके की प्लेसमेंट होगी। 14 में 2 कैमरे मिलेंगे, 14 प्रो में 3 कैमरे मिलेंगे। इसके अलावा क्या चेंज होगा, हार्डवेयर तो सेम ही होगा देखने में बाहर से, बट अंदर से चेंज ये होगा कि नया प्रोसेसर दिया जाएगा A16 बायोनिक। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, वो ये कि पिछली बार का जो प्रोसेसर है जो आईफोन 13 में दिया हुआ है वो प्रोसेसर आईफोन 14 सीरीज के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी अगर पुराने प्रोसेसर्स को नए फोन में देगी तो क्या प्राइसिंग कम होगी? बिल्कुल। अब यही एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि अगर पुराना प्रोसेसर देकर के आईफोन 14 कंपनी लॉन्च करती है तो उसको आईफोन 13 के ही प्राइस पे लॉन्च करेगी, या फिर हो सकता है कि आईफोन 13 से सस्ता भी लॉन्च हो। उसकी वजह यह है कि इस बार कंपनी आईफोन 13 मिनी जो कि 2 साल से लॉन्च किया जा रहा है, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 13 मिनी, इस बार मिनी वेरिएंट नहीं आएगा। मिनी वेरिएंट होता यह था कि सस्ते होते थे, सारे आईफोन की लाइनअप में मिनी जो होता था सबसे सस्ता फोन होता था। बट इस बार खबर यह है कि आईफोन जो एप्पल है वो आईफोन 13 मिनी को डिसकंटिन्यू करने वाला है और आईफोन 14 मिनी भी नहीं आएगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।